नमस्कार, निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑडियो आर्टिकल के अंतर्गत विधि आयोग का समग्र विश्लेषण देखेंगे। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि यह आयोग चर्चा में क्यों है, विधि आयोग की प्रशासनिक संरचना किस प्रकार की है, 22वें विधि आयोग के कार्य क्या क्या हैं और साथ ही पिछले 2 विधि आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या रही हैं, ये भी हम इस आर्टिकल में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये आर्टिकल। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह आयोग चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने 19 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि इसका गठन 3 साल के लिए किया जाएगा। इससे पहले 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हुआ था। आइए देख लेते हैं 22वें विधि आयोग के सदस्य कौन कौन रहेंगे। 22वां विधि आयोग सरकारी राजपत्र में गठन के आदेश के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित लोग शामिल होंगे: एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, सचिव कानूनी मामलों का विभाग पदेन सदस्य के रूप में होगा, सचिव विधायी विभाग पदेन सदस्य के रूप में, और अधिक से अधिक 5 अंशकालीन सदस्य इस आयोग में शामिल होंगे। अब देख लेते हैं विधि आयोग का एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि। प्रथम आयोग का गठन वर्ष 1834 में चार्टर एक्ट 1833 के तहत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था, जिसने दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता को संहिताबद्ध करने की सिफारिश की। इसके बाद द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विधि आयोग, जो क्रमशः वर्ष 1853, 1861 और 1879 में गठित किए थे, ने 50 वर्ष की अवधि में उस समय प्रचलित अंग्रेजी कानूनों के पैटर्न पे, जिन्हें की भारतीय दशाओं के अनुकूल किया गया था, की व्यापक किस्मों से भारतीय विधि जगत को समृद्ध किया। भारतीय नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम आदि प्रथम 4 विधि आयोगों का परिणाम है। भारतीय विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। आयोग का मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और इसका प्रत्येक 3 साल के लिए पुनर्गठन किया जाता है। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में गठित किया था। 21वें भारतीय विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक था। विभिन्न विधि आयोग प्रगतिशील विकास और देश के कानून के संहिताकरण के बारे में महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ रहे हैं। विधि आयोग ने अभी तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आइए अब विधि आयोग की कार्यप्रणाली को समझते हैं। ये आयोग बैठकों को आयोजित करता है, प्राथमिकता के आधार पर सदस्य के प्रारंभिक कार्य की पहचान करता है, प्रस्तावित सुधार के बिंदु को ध्यान में रखकर आंकड़ों के संग्रहण और अनुसंधान हेतु अलग अलग पद्धतियां इसमें अपनाई जाती हैं, समस्या के समाधान हेतु क्षेत्र निर्धारण की रूपरेखा भी तय की जाती है, साथ ही साथ सार्वजनिक व्यावसायिक निकायों और शैक्षिक संस्थाओं के साथ परामर्श भी करता है, प्रतिक्रियाओं और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना और चर्चा तथा रिपोर्ट की जांच के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना, रिपोर्ट पर विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा विचार विमर्श के बाद इसे संसद में पेश किया जाता है। अब देख लेते हैं 22वें विधि आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। ये ऐसे कानूनों की पहचान करेगा जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है या वे अप्रासंगिक हैं और जिन्हें तुरंत निरस्त करने की आवश्यकता भी है। राज्य नीति के आलोक में मौजूदा कानूनों की जांच करना तथा सुधार के तरीकों के सुझाव देना और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए आवश्यक कानूनों के बारे में सुझाव देना तथा संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना। इसके अलावा कानून और न्यायिक प्रशासन संबंधित उस किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना जो इसे विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से अग्रेषित किया गया है। विधि और न्याय मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बाहरी देश को अनुसंधान उपलब्ध कराने के अनुरोध पर विचार करना, गरीब लोगों की सेवा में कानून और कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए आवश्यक हो गए सभी उपाय करना, सामान्य महत्व के केंद्रीय अधिनियमों को संशोधित करना ताकि उन्हें सरल बनाया जा सके और विसंगतियों, संदिग्धताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके। अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले आयोग नोडल मंत्रालय या विभागों तथा ऐसे अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करेगा जिन्हें आयोग इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता है। अब जान लेते हैं इस आयोग के गठन से क्या लाभ प्राप्त होगा।
सरकार को विचारणीय विषयों के अनुसार अध्ययन और सिफारिश के लिए आयोग को सौंपे गए कानून के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक विशेषज्ञता प्राप्त निकाय से सिफारिश मिलने का लाभ प्राप्त होगा। विधि आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसे सौंपे गए या स्वतः संज्ञान पर कानून में अनुसंधान करने और उसके बारे में सुधार करने के लिए भारत के मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने तथा नए कानून बनाने का काम करेगा। ये प्रक्रियाओं में देरी को समाप्त करने, मामलों को तेजी से निपटाने, अभियोग की लागत कम करने के लिए, न्याय आपूर्ति प्रणालियों में सुधार लाने के लिए अध्ययन और अनुसंधान भी करेगा। आइए अब जान लेते हैं कि 20वें और 21वें विधि आयोग की प्रमुख सिफारिशें क्या क्या रही हैं। मानव डीएनए प्रोफाइलिंग, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में जमानत संबंधी प्रावधान, अनुचित अभियोजन विधिक उपचार, क्रिकेट सहित अन्य खेलों में सट्टेबाजी के लिए कानूनी ढांचा, सूचना के अधिकार अधिनियम के संदर्भ में बीसीसीआई, न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की समीक्षा, यातना के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का क्रियान्वयन और भारत में अधिकरणों के विधिक ढांचे का मूल्यांकन। अब देख लेते हैं कि विधि आयोग को और मजबूत करने के लिए आवश्यक सुधार क्या क्या हो सकते हैं। पहला है वैधानिक स्थिति। विधि आयोग को वैधानिकता प्रदान की जानी चाहिए तथा एक वैधानिक आयोग होना चाहिए। संस्था की ताकत और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। अधिकांश देशों में, विशेष रूप से पश्चिमी लोकतंत्रों में, विधि आयोग वैधानिक निकाय है। यदि ये वैधानिक हो जाता है तो ये केवल संसद के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, न कि कार्यकारी के प्रति। अगला बिंदु है निरंतरता। निरंतरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। वर्तमान में हर आयोग का गठन 3 साल का रहता है और हर बार आयोग के गठन में अंतर होता है। 21वें विधि आयोग का 3 वर्ष का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को समाप्त हो गया, लेकिन 22वें विधि आयोग का गठन 1.5 साल बाद वर्तमान में किया गया है। अगला बिंदु है नियुक्ति। आयोग के सदस्यों को केवल अध्यक्षों के परामर्श से नियुक्त किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यवस्था ने कई अवसरों पर पक्षपात के आरोप भी इस पर लगाए गए हैं। वहीं स्वतंत्रता की बात करें तो विधि सचिव और विधान विभाग के सचिव की उपस्थिति इसकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। उन्हें आयोग का पक्षकार नहीं होना चाहिए। वित्त पोषण की बात करें तो इसके लिए पर्याप्त धन, उचित संसाधन, कानून संसाधन के साथ गठजोड़ और अधिक सहायता और समर्थन की आवश्यकता है। आइए अब देख लेते हैं इस आर्टिकल से जुड़ा हुआ यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है। विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पहला, विधि आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, विधि आयोग की सलाह को मानना केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। विधि आयोग कानून एवं विधि मंत्रालय के परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन या कथनों का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर कीजिएगा। हमें उम्मीद है आज का ये आर्टिकल आपको जरूर पसंद आया होगा और आपकी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी सहायक सिद्ध होगा। यदि आपको ये आर्टिकल पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट के साथ शेयर करें। निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।